तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अधिगम के एक नियम का नाम लिखिए। अधिगम के एक नियम का आपको नाम लिखना है। ये आपसे 1 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे 1 नंबर में पूछेगा, अगर 2 नंबर में पूछता है तो थोड़ा सा विस्तार से लिख देंगे, ठीक है। 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अधिगम का एक नियम का नाम लिखिए, ठीक है। अगर 1 नंबर में पूछता है तो आप अभ्यास का नाम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अभ्यास का नाम लिख सकते हैं। अधिगम के एक नियम का नाम अभ्यास का नाम है, अगर एक वाक्य में आपसे प्रश्न पूछे तो, ठीक है। ओनली आप इतना लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, इसके साथ इसका अर्थ है कि किसी कार्य को बार बार करने से वह अच्छी तरह सीख लिया जाता है, ठीक है। किसी कार्य को बार बार करने से, ये क्या है, अभ्यास का नियम है। अगर आप किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वो आप पे अच्छी तरीके से आने लगता है और आप उसे अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं 2 नंबर की पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हुए उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बार बार लिखने से बच्चा सही लिखना सीख जाता है, ठीक है। अगर आप बार बार लिखने का अभ्यास करते हैं, बार बार लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग क्या है, सुधर जाती है। आप पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना आ जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे ये लिख सकते हैं, ये क्या था, अभ्यास का नियम था, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, अगर अभी तक आपने नहीं किए। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स परचेस कर चुके हैं, अब भी बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि नोट्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, अगर आपकी तैयारी 0 है तो आपको नोट्स जरूर पढ़ने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा 101% आपको नोट्स पढ़ने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर आपकी अभी तैयारी 0 है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तब आप नोट्स खरीद के पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो नोट्स के लिए नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स खरीद लेने हैं, ठीक है। और नोट्स को पढ़ना है। नोट्स और सरल और आसान भाषा में लिखे हुए हैं, आपको जल्दी समझ में आएंगे। अगर आप नोट्स 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं और क्लासेस देख लेते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। हम तो आपको अच्छा ही सजेशन करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये साल एक बार निकल गया वो निकल गया, जो टाइम एक बार निकल गया वो निकल गया, ठीक है। नहीं तो बाद में आप पछताओगे कि हम नोट्स ले लेते तो हमारी अच्छी परसेंटेज बन जाती, हम पास हो जाते, फेल नहीं होते। तो आपको बहुत सारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे नोट्स पढ़ के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, वैचारिक अधिगम क्या है। वैचारिक अधिगम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैचारिक अधिगम क्या होता है, जब बच्चा किसी विषय को केवल रटता नहीं है बल्कि उसके अर्थ और विचार को समझकर सीखता है, उसे वैचारिक अधिगम कहते हैं। यानी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस सब्जेक्ट को रटते नहीं हैं बल्कि उसे समझ समझ के पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उस पर विचार करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट में पाठ पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहा है, उसका आंसर कैसे हो सकता है, आप उसे समझते हैं। तो उस सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, उस लेसन से अकॉर्डिंग, पार्ट से अकॉर्डिंग, तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर आप उसे समझ के, उसका अर्थ समझ के, उस पर विचार करके अच्छे से पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वैचारिक अधिगम यानी सीखना कहलाता है, ठीक है। वैचारिक सीखना कहलाता है यानी वैचारिक अधिगम कहलाता है, ठीक है। एक बार और अच्छे से पढ़ें, जब बच्चा किसी विषय को केवल रटता नहीं है, आपको रटना नहीं है बल्कि उसे, उसके अर्थ और विचार को समझकर सीखता है, उसे वैचारिक अधिगम कहते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। वैचारिक अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी, अगर आपसे विशेषता पूछता है तो आप विशेषता लिख सकते हैं। समझ पर आधारित होता है क्या, वैचारिक अधिगम, क्योंकि आप उसे समझकर पढ़ते हैं, ठीक है। लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि आप इसमें रटते नहीं हैं, समझ कर पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो ये लंबे समय तक याद रहता है। व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप इसे अपने व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे समझ के सीखा है, ठीक है, समझ कर पढ़ा है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी उबलने पर भाप बनता है। यह समझकर सीखना सिर्फ याद करना नहीं है। पानी उबलने पर भाप बनता है, आप इसे रटोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे पानी उबलकर भाप बनता है। अगर आप इसे समझकर सीखते हैं तो ये सिर्फ याद करना नहीं होगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लाइक कम कर रहे हैं, लाइक करो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक तो कर दिया करो कम से कम यार। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो, क्लास के नीचे कमेंट किया करो, अच्छी अच्छी और भी स्टूडेंट जुड़े, ताकि हमें भी लगे कि आप अच्छा लग रहा है आपको हमारी क्लासेस, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर। आप अच्छे से कमेंट जरूर करें, ठीक है, और लाइक करो क्लास को। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानसिक गतिविधि का एक उदाहरण लिखिए। मानसिक गतिविधि का आपको एक उदाहरण लिखना है। मानसिक यानी कि थिंकिंग, सोचना, ठीक है। एक मानसिक गतिविधि का उदाहरण है थिंकिंग यानी सोचना। क्या एक मानसिक गतिविधि का उदाहरण अगर आपसे एक वाक्य में ये प्रश्न पूछता है तो आप लिख सकते हैं थिंकिंग यानी कि सोचना, ठीक है। मानसिक गतिविधि का एक उदाहरण लिखने को बोलता है तो आप क्या लिखेंगे, सोचना यानी कि थिंकिंग। और अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं जैसे कि समस्या का समाधान करना, याद करना, स्मरण करना, ये भी अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। समस्या का समाधान करना, याद करना, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या सोचना लिख सकते हैं। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, मानसिक गतिविधि के। आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधि का दोष लिखिए। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधि का दोष आपको लिखने है, ठीक है। तो दोष के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, इस विधि में अधिक समय लगता है। पहला दोष तो यही है, जो क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधि होती है इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। तो आप एक दोष की लिखने की बोली थी तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अन्य दोष भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक दोष की एक वाक्य में तो एक ही लिखें आप, ठीक है, एक वाक्य वाले प्रश्न में, क्योंकि 1 नंबर का होता है। अगर आपसे 2 नंबर का पूछता है तो अन्य दोष भी लिख सकते हैं। सभी विषयों में लागू करना कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि इस विधि से आप सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकते हैं। अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, इस विधि से पढ़ाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। बड़े कच्चा समूह में कठिनाई आती है, ठीक है। तो ये अन्य दोष भी हैं, ठीक है। तो आप 2 नंबर का प्रश्न पूछे तो ये दोष भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पृष्ठपोषण क्या है। पृष्ठपोषण के बारे में आपको बताना है कि पृष्ठपोषण क्या होता है, ठीक है। जब शिक्षक या कोई व्यक्ति छात्र के कार्य पर प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक देता है। जब शिक्षक या कोई व्यक्ति छात्र के कार्य पर यानी कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी कार्य करता है, उसमें जो शिक्षक होता है उसकी कॉपी वगैरह चेक करता है, उस पर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देता है, जिससे छात्र अपनी गलतियां सुधार सके, उसे पृष्ठपोषण कहते हैं, ठीक है। पृष्ठपोषण कहते हैं, क्लियर। जैसे आपने किसी स्टूडेंट की गलतियां पकड़ ली, आपने कोई कार्य दिया स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट कार्य करके लाया, उसमें आपने गलतियां, उसकी स्टूडेंट की गलतियां पकड़ ली और आप उसमें सुधार करके उसे बता रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, वो पृष्ठपोषण कहलाता है, ठीक है। इसे आप अपने आम भाषा में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मैंने इनमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनमें सरल और इजी भाषा ही ली है मैंने, ताकि आपको जल्दी समझ आ सके, ठीक है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से। अब पृष्ठपोषण का महत्व देखेंगे। पृष्ठपोषण का महत्व क्या होता है, सीखने में सुधार होता है, क्योंकि इसमें गलतियां पकड़ी जाती हैं तो सीखने में सुधार आएगा, इससे गलतियां ठीक होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आप जब स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हैं उसमें गलतियां ढूंढते हैं और उसे बच्चे को बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था आपको ये, ठीक है। तो इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों, क्योंकि उससे सुधार आने लगता है, उसके अंदर वो अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगता है, गलतियां कम करने लगता है, ठीक है। तो आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर देखें, शिक्षक का कहना है तुम्हारा उत्तर सही है लेकिन लिखावट सुधारो, तो इससे भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपका उत्तर तो सही है लेकिन लिखावट सुधारो, ठीक है। जैसे आपने डीएलएड में अच्छी तैयारी कर ली लेकिन आपकी लिखावट सही नहीं है, तो आपको अभी से लिखावट सुधारनी चाहिए। अगर आप अच्छा लिखोगे डीएलएड एग्जाम पेपर में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है, अच्छा स्कोर होगा आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा कक्ष में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियाँ बताइए। कक्षा कक्ष में यानी कि जो क्लास होती है उसमें जो प्रारंभिक अधिगम यानी कि शुरुआत जो सीखना होता है उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं एक शिक्षक को, वो आपको लिखनी है, ठीक है। कक्षा कक्ष में प्रारंभिक यानी कि शुरुआत, ठीक है, अधिगम की चुनौतियाँ आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रारंभिक अधिगम यानी अर्ली लर्निंग में छोटे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब आप शिक्षक बनोगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जाओगे शुरुआत में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चुनौतियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो इसी में उन्हीं चुनौतियों का
आपके बारे में उन्हीं चुनौतियों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, मुख्य चुनौतियाँ आपको लिखनी है। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, सबसे पहले देखेंगे छोटे बच्चों को। ठीक है, कच्चा कच्चे में पढ़ाते समय ध्यान की कमी, पहली चुनौती है ध्यान की कमी। छोटे बच्चे जल्दी ध्यान खो देते हैं। ठीक है, वो क्योंकि एक तरफ आपकी तरफ नहीं देख सकते ना ब्लैक बोर्ड की तरफ ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते, तो वो इधर उधर देखते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, लंबे समय तक एक जगह बैठना कठिन होता है, वो एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, उनका ध्यान उधर उधर जाएगा और बैठने में कठिनाई होगी उन्हें। ठीक है, तो ध्यान की कमी पहली चुनौती। दूसरी चुनौती दी गई भाषा की समस्या। भाषा की समस्या यानी सभी बच्चों की भाषा समझने की क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कोई बच्चा तो शिक्षक की यानी आप जब पढ़ाओगे बच्चों को तो आपकी लैंग्वेज कई बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगी, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे निर्देश ठीक से नहीं समझ पाते हैं, आप बोलते हो वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, आप जो निर्देश देते हैं तो काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। रुचि की कमी, अगर पढ़ाई रोचक ना हो तो बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम रोचक तरीके से पढ़ाना पड़ेगा बच्चों के अकॉर्डिंग। व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर बच्चे की सीखने की गति कैसी होती है, अलग होती है, कुछ जल्दी सीखते हैं तो कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये सारी चुनौतियाँ हैं जो कच्चा कच्चे में होती हैं एक शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय। ठीक है, पांचवी चुनौती देखें अनुशासन की समस्या। छोटे बच्चों को नियंत्रित करना और शांत करना कठिन होता है, क्योंकि जब आप बच्चों को बोलते हो शांत हो जाओ तो बच्चे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है उनको, फिर से वो हल्ला दुल्ला करने लगते हैं वो। ठीक है, इधर उधर देखने लगते हैं, तो बहुत सारी कठिनाई आती हैं बच्चों को शांत करने में। पर्याप्त संसाधनों की कमी, खिलौने, चार्ट, शिक्षण सामग्री की कमी से सीखना प्रभावित होता है। ठीक है, और सातवीं चुनौती देखें या समस्या, चुनौती बोल सकते हैं या समस्या बोल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चुनौतियों की जगह समस्या भी लिख सकता है एग्जामिनर। एक घर का वातावरण, घर का वातावरण, कुछ बच्चों को घर से सही सहयोग नहीं मिलता है। ठीक है, घर का वातावरण खराब होता है तो बच्चे भी उसी माहौल में ढल जाते हैं, तो वो स्कूल आते हैं तो शिक्षक को बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें सुधारने में, उन्हें नियंत्रित करने में। ठीक है, प्रशिक्षण, शिक्षक की कमी, यानी सभी शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये 8 पॉइंट थे, आपको लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई योजना की आवश्यकता बताइए। इकाई योजना की आवश्यकता आपको बतानी, इकाई योजना की क्यों आवश्यकता है, इकाई योजना की क्या ज़रूरत है, इकाई योजना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। बस इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखा करो कि पूरे क्वेश्चन का मतलब है इकाई योजना, इकाई योजना से रिलेटेड लिखना है जो भी लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये बोल सकता है इकाई योजना की ज़रूरत है लिखिए, तो आप सोचोगे हमने तो आवश्यकता पढ़ी थी, अब ज़रूरत है कहाँ से लिखें। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इकाई योजना के बारे में बात हो रही है, इकाई योजना से रिलेटेड पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इकाई योजना की आवश्यकता, योजना महत्व भी आपसे पूछ सकता है, आवश्यकता भी ज़रूरत भी सेम ही यही आंसर रहेगा। ठीक है, इकाई योजना एक ऐसी शिक्षण योजना है जिसमें किसी विषय को छोटे छोटे भागों में यानी यूनिट्स में बांटकर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इकाई योजना की ये आपका इकाई योजना का अर्थ हो गया। इकाई योजना होती क्या है, इकाई योजना एक ऐसी शिक्षण योजना है जिसमें किसी विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इकाई योजना की आवश्यकता और महत्व जरूरत देखेंगे कि इकाई योजना की जरूरत क्यों है, महत्व क्यों है, आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, शिक्षक बिना भ्रम के क्रम से पढ़ा सकता है। ठीक है, शिक्षक बिना भ्रम के क्रम से पढ़ा सकता है, इसमें विषय इधर उधर बिखरता नहीं है। अगर आप इकाई योजना बनाकर पढ़ाते हैं तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बिखरेगा नहीं, सही टाइम पे पूरा होगा। ठीक है, और शिक्षक बिना भ्रम के और क्रम के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इकाई योजना पहले से ही तैयार कर रखी है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। क्लियर। दूसरा, उद्देश्य स्पष्ट करना। ठीक है, दूसरा महत्व या आवश्यकता देखेंगे। उद्देश्य स्पष्ट करना पहले से तय होता है कि बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, आप घर से ही तैयार करके आते हैं इकाई योजना, तो आप पहले से तय करके आते हैं कि मुझे आज क्या पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, सीखने के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, आप सीखने के लक्ष्य स्पष्ट करके आते हैं। ठीक है, क्लियर।
दूसरा, समय प्रबंधन में सहायता। हर टॉपिक के लिए समय तय रहता है इकाई योजना में कि मुझे आज इतना ही पढ़ाना है, इस टाइम तक इतना समय लगता है, यानी 20 मिनट में मुझे इतना ही पढ़ाना है। ठीक है, तो हर टॉपिक के लिए क्या रहता है, समय फिक्स रहता है। सिलेबस समय पर पूरा होता है। अगर आप इकाई योजना के अकॉर्डिंग सिलेबस कराते हैं तो आपका सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। छात्रों की समझ बढ़ाना यानी विषय को छोटे छोटे भागों में बांटने से समझ आसानी, मानी बच्चों को समझ आसानी से आ जाता है। यानी कि आप पूरा पाठ ना पढ़ाते हुए छोटे छोटे भागों में अगर आप पाठ को, उस विषय को बांटते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो लंबे समय तक नहीं बैठ पाते एक जगह और नहीं पढ़ पाते, उन्हें बोरिंग लगता है। अगर छोटे छोटे भागों में बांट कर आप उसे पढ़ाओगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। कठिन विषय भी सरल लगते हैं। ठीक है। शिक्षण सामग्री का सही उपयोग। शिक्षक पहले से तय करता है कि चार्ट मॉडल गतिविधियां क्या होगी। ठीक है, पहले से तय करके आते हैं इकाई योजना में। और इसका देखें मूल्यांकन में सुविधा। हर इकाई के बाद टेस्ट लेकर समझकर मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इकाई के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं इकाई योजना बनाकर, तो आप जैसे आपने जो पढ़ाया उसका टेस्ट आप ले सकते हैं इकाई योजना के बाद। जैसे ही आपकी इकाई कंप्लीट होती है तो उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। जैसे पौधे पढ़ाते समय इकाई योजना में जड़, तना, पत्तियाँ, फूल उपयोग इस क्रम में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आप पौधे का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, उपयोग, ये सारा एक क्रम में आप पढ़ा सकते हैं। पहले जड़ पढ़ाइए, फिर तना पढ़ाइए, पत्तियाँ पढ़ाइए, फूल पढ़ाइए। इकाई योजना बनाकर आप इन्हें सही टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं भाई। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो करो कम से कम। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, बताओ। हम आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं, आपकी क्लास ले रहे हैं डेली रेगुलर, तो आप फिर भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई, ये डीएलएड में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं। आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपसे। और नोट्स परचेज कर लो भाई, क्योंकि ये साल है भाई, एक साल जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी परसेंटेज बनाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा आगे के लिए, और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नंबर नोट कर लो फिर से, 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो व्हाट्सअप मैसेज करें, नोट्स परचेज कर लें और अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हम सिलेबस करा रहे हैं, क्रैश कोर्स आप परचेज कर लें कम समय में। अच्छी तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर और नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और पीवाईक्यू भी मिलेंगे आपको समझने के लिए कि एमपी डीएलएड का पेपर कैसा होता है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है परियोजना विधि के गुण लिखिए। परियोजना विधि होती क्या है, इसके आपको गुण लिखने हैं। ठीक है, तो परियोजना विधि के गुण आपको लिखने हैं। चलिए परियोजना विधि देखते हैं। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे किसी कार्य समस्या को स्वयं करके सीखते हैं। परियोजना विधि में बच्चे किसी कार्य को या समस्या को स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य गुण या विशेषता देखेंगे। एक ही चीज़ होती है गुण और विशेषताएं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है परियोजना विधि की, वो है करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। बच्चे खुद काम करते हैं इसलिए अच्छी तरह सीखते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह सीखते हैं। करके सीखना हमें खुद ही करना होगा। दूसरी विशेषता देखें, रुचिकर और सक्रिय। रुचिकर और सक्रिय और परियोजना विधि होती है, वो बच्चे बोर नहीं होते हैं इसमें और पढ़ाई मज़ेदार बनती है। ठीक है, परियोजना विधि से अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चे बोर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होती हैं। व्यवहारिक ज्ञान, तीसरा पॉइंट आपका, तीसरी विशेषता है व्यवहारिक ज्ञान, यानी किताबों के साथ साथ जीवन से जुड़ा ज्ञान मिलता है। परियोजना विधि में किताबों के साथ साथ जीवन से जुड़ा भी ज्ञान मिलता है। ठीक है, इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा बोर नहीं होते हैं। चौथा महत्व देखें, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है, यानी कि बच्चे खुद सोचते हैं और समाधान निकालते हैं। परियोजना विधि की विशेषताएं जी, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पांचवी विशेषता देखें, समूह कार्य, टीम वर्क। बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं। परियोजना विधि से बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं। इसमें क्या होती है, समूह भाव यानी कि टीम वर्क होता है। ठीक है, परियोजना विधि में। छठा देखें, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता बढ़ती है। आत्मविश्वास और
स्वतंत्रता बढ़ती है, बच्चा अपने निर्णय खुद लेना सीखता है। परियोजना विधि में क्या करता है, बच्चा अपने निर्णय लेना खुद सीखता है और रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, यानी बच्चे नए नए विचार लाते हैं इसमें, इस विधि में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं पर्यावरण बचाओ परियोजना में बच्चे पोस्टर बनाते हैं, पौधे लगाते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, ये परियोजना विधि का उदाहरण है। इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण बचाओ, ये पर्यावरण बचाओ के बारे में बच्चे लिखते हैं परियोजना में, तो बच्चे पोस्टर बनाते हैं इसका और उसमें पौधे लगाते हैं और सर्वे करते हैं। ठीक है, क्लियर? आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो तैयार करने हेतु सुझाव दीजिए। पोर्टफोलियो तैयार करने हेतु आपको सुझाव देना है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भाई, पोर्टफोलियो वाला काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो तैयार करने हेतु आपको सुझाव देने। ठीक है, तो पोर्टफोलियो तैयार करने हेतु कौन कौन से सुझाव आप दे सकते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सरल और आसान भाषा में। पोर्टफोलियो छात्र के कार्यों का संग्रह होता है जिससे उसकी प्रगति यानी प्रोग्रेस का पता चलता है। ठीक है, क्लियर? पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो छात्र यानी कि छात्रों के कार्य का क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक है, जिसमें उसकी क्या है, प्रोग्रेस का पता चलता है यानी प्रगति का, यानी बच्चा पहले कैसा था, अभी कैसा हो गया, आगे कैसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके प्रोग्रेस का पता चलता है किससे, पोर्टफोलियो से। ठीक है, तो पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, तो इन सुझावों को समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है, पोर्टफोलियो तैयार करना है तो उसके लिए आपको सुझाव देने एक स्टूडेंट के प्रति। ठीक है, एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो तैयार करना है तो आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, तो आपको वो सुझाव लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला सुझाव आप देंगे, श्रेष्ठ कार्यों का चयन करें। श्रेष्ठ यानी अच्छे कार्यों का चयन करें। ठीक है, केवल अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य शामिल करें किसमें, पोर्टफोलियो में। ठीक है, एक पहला सुझाव ये हो जाएगा। दूसरा, क्रमबद्ध व्यवस्था, डेट वाइज। ठीक है, क्रमबद्ध होना चाहिए, डेट वाइज। पुराने से नए कार्य तक का क्रम में रखें। ठीक है, पुराने आपने पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, एकदम डेट वाइज होना चाहिए, क्रम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पुराने कार्यों से नए कार्य तक एकदम डेट वाइज होना चाहिए। तीसरा सुझाव आप दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल, यानी चित्र, लेख, प्रोजेक्ट, गतिविधि आदि कार्यों को शामिल करना चाहिए पोर्टफोलियो में। ठीक है, तभी एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, फीडबैक और टिप्पणी लिखें। फीडबैक और टिप्पणी, शिक्षक और छात्र दोनों की टिप्पणी होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र दोनों की टिप्पणी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, पांचवा सुझाव देंगे, साफ सुथरा और आकर्षक बनाएं। फाइल सुंदर और व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ये लिख दिया फिर उसे काट के दूसरा लिख दिया, ऐसे नहीं, एकदम साफ सुथरा और आकर्षक बनाएं पोर्टफोलियो फाइल को। ठीक है, छठा सुझाव देखें, नियमित अपडेट करें। नियमित अपडेट यानी समय समय पर नया कार्य जोड़ते रहें। ठीक है, समय समय पर आपको एक नया कार्य जोड़ना है, ऐसा नहीं कि आज जोड़ दिया फिर जोड़ रहे हैं सालों बाद, ऐसा नहीं, समय समय के अनुसार क्रम अनुसार आपको नया कार्य जोड़ते रहना चाहिए। और सातवां सुझाव देख सकते हैं, छात्र की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, छात्र खुद भी अपने कार्य चुन सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पोर्टफोलियो में बच्चे के निबंध, चित्र, विज्ञान प्रोजेक्ट और शिक्षक की टिप्पणी शामिल हो सकती है। ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं एक पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर समझ लिया अच्छे से। आप इनकी नोट्स भी पढ़ें, आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप नोट्स परचेज कर लोगे, तो इन्हीं को आप क्लास देखने के बाद आप नोट्स पढ़ते हो, यही क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हो नोट्स में, तो आपको आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप नोट्स परचेज़ कर लें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लें आप। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अपना तो नोट्स ज़रूर परचेज़ करें। ठीक है, भारत सरकार की प्री स्कूल नीतियाँ लिखिए। भारत सरकार की आपको प्री स्कूल नीतियाँ लिखनी है, प्री स्कूल वाली नीतियाँ। ठीक है, चलिए भारत सरकार की प्री स्कूल नीतियाँ कौन कौन सी हैं वो लिखते हैं। भारत सरकार ने छोटे बच्चे यानी 3 से 6 वर्ष के विकास के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। भारत सरकार ने छोटे बच्चों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। वो कौन कौन सी नीतियां हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, पहले हम मुख्य नीतियों की बात कर रहे हैं, मुख्य नीतियाँ लिखेंगे। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा ICDS। ठीक है, तो आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा दी जाती है। एक पहली नीति ये हो जाएगी आपकी समेकित बाल विकास सेवा, तो इसमें आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दूसरी नीति की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020,
यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा पे जोर दिया जाता है, यानी फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है NEP 2020 में, ठीक है। तीसरी नीतियाँ देखें भारत सरकार की, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती है आंगनवाड़ी में, ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं भी आंगनवाड़ी में दी जाती हैं। चौथी नीति देखें पोषण अभियान। पोषण अभियान में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए होता है, ठीक है। पोषण अभियान क्या होता है, बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए होता है, ठीक है। और देखें पांचवी नीति देखें सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में होता है सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। और छठा देखें ECC, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया ECC वाला, ये 1 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर में भी, कि ECC की फुल फॉर्म लिखिए। तो ECC की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है ECC की। तो बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पर ध्यान देता है, ठीक है, ECC। उदाहरण में देख सकते हैं आप, आंगनबाड़ी में बच्चों को कहानी, खेल, गीत और पोषण युक्त भोजन दिया जाता है, ठीक है। जो आंगनबाड़ी में दिया जाता है, उदाहरण तौर पे आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को लाइक करो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपकी, लाइक तो करो भाई यार, लाइक करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई, इनको अच्छे से समझना है। क्लास को लगभग 3 से 4 बार देख लो एक बार, ठीक है। पहले आप स्पीड कम करके देखो, नॉर्मल देखो, उसके बाद 2 नंबर करके 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप देख लें 3-4 बार, तो आपको अच्छे से ये आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर से आप नोट्स भी पढ़ लेते हो, नोट्स भी खरीद लेते हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बालवाड़ी के कार्य लिखने हैं आपको, बालवाड़ी होती क्या है, ठीक है। तो बालवाड़ी छोटे बच्चों यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए होती है। बालवाड़ी किसके लिए होती है, छोटे बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए होती है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, ठीक है। बालवाड़ी में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, वो कहाँ पे दी जाती है, बालवाड़ी में। यहाँ पर बच्चों का क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। चलिए बालवाड़ी के प्रमुख कार्य की बात करें तो बालवाड़ी के प्रमुख कार्य देखेंगे। बालवाड़ी के प्रमुख कार्य आपको ऐसे ही लिखना है, पॉइंट बना बना के। हेडलाइन आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू पेन लिखना चाहें तो ब्लू पेन से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अंडरलाइन करें और हेडलाइन बना के आप लिखें अच्छे से, पॉइंट बना के, तो ज़्यादा बेटर रहता है। एग्जाम में थोड़ा साफ साफ लिखें, दूर दूर लिखें, ठीक है। जैसे हम आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हमने कितने क्लियर और साफ साफ लिखें दूर दूर, ताकि आपको जल्दी समझ में आ सकें। हर एक शब्द का एकदम क्लियर अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं खेल के माध्यम से शिक्षा देना, तो बच्चों को खेल, कहानी, कविता के माध्यम से सिखाया जाता है। पढ़ाई रोचक और आसान बनाई जाती है, ठीक है, बालवाड़ी में। तो बालवाड़ी का ये कार्य हो गया खेल के माध्यम से शिक्षा देना। दूसरा कार्य होता है बालवाड़ी का शारीरिक विकास करना, ठीक है। दौड़ना, कूदना, व्यायाम, खेल कराए जाते हैं और बच्चों का शरीर मजबूत होता है। इससे क्या होता है, बच्चे को दौड़ाया जाता है, कूदना सिखाया जाता है, व्यायाम कराया जाता है, खेल कराए जाते हैं, खेल खिलाए जाते हैं। तो इससे बच्चों का शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है। तो ये शारीरिक विकास हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये दूसरा कार्य हो जाएगा बालवाड़ी का, ठीक है। जो बालवाड़ी के 2 कार्य होगा। तीसरा कार्य देखें बालवाड़ी का मानसिक यानी कि बौद्धिक विकास करना। मानसिक यानी बौद्धिक विकास करना, इसमें गिनती, रंग पहचान, पहेलियाँ आदि सिखाई जाती हैं। सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है इससे, ठीक है। और चौथा कार्य देखें भाषा विकास करना, यानी बोलना, सुनना और सही शब्दों का प्रयोग सिखाया जाता है। कहाँ पे, बालवाड़ी में। कविता और कहानी से भाषाएं सुधरती हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों को कविताएं सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, फिर बच्चों से सुनते हैं, तो इसमें भाषा में क्या आता है, सुधार आता है, ठीक है। बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, बोलते हैं, तो भाषा में क्या आता है, सुधार आता है। 5वां कार्य देखें बालवाड़ी का सामाजिक गुणों का विकास करना। इसमें क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे मिलजुल कर रहना, सहयोग करना, साझा करना सिखाया जाता है, ठीक है। छठा देखें आप स्वस्थ, ये बालवाड़ी का छठा कार्य है, स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतें डालना, ठीक है। हाथ धोना, साफ रहना, अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं कहाँ पे, बालवाड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रचनात्मकता का विकास, ठीक है। बालवाड़ी में रचनात्मकता का विकास होता है, चित्र बनाना, रंग भरना और हस्तकला आदि सिखाना, ठीक है। और 8वां कार्य देखें भावनात्मक विकास करना। भावनात्मक विकास करना, इसमें बच्चे में
प्यार, दया, सहानुभूति जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। ठीक है, नवा कार्य देखें, इसमें बहुत सारे कार्य आपको बता दिए क्योंकि ये 5 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अनुशासन की भावनाएं विकसित करना, यानी नियमों का पालन करना सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, बालवाड़ी में विद्यालयों के लिए तैयार करना, ये आपका एक कार्य हो जाएगा, यानी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि स्कूल से पहले बच्चे कहाँ जाते हैं, बालवाड़ी में जाते हैं, तो बालवाड़ी में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये बालवाड़ी के इम्पोर्टेंट जो मुख्य 10 कार्य थे वो आपको हमने बता दिए हैं, इनको और अच्छे से पढ़ें और नोट्स में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो नोट्स आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बालवाड़ी में बच्चों को कविता सुनाना, खेल खिलाना, रंग भरवाना और समूह गतिविधियां कराना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, बालवाड़ी के कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैशवावस्था में सीखने की विशेषता लिखिए। शैशवावस्था में सीखने की विशेषताएं आपको लिखनी है कि शैशवावस्था में कैसे सीखा जाता है, तो उसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, शैशवावस्था यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शैशवावस्था जन्म से दो वर्ष के, वो बच्चे कैसे सीखते हैं उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, सीखने की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, यहीं से शुरुआत होती है बच्चों के सीखने की। इस समय बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में बच्चों का विकास कैसे होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और वहीं आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है बच्चा। ठीक है, शैशवावस्था में आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। तो जो शिशु होता है जो शैशवावस्था में वो कैसे सीखता है उसी के बारे में आपको लिखना है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, अनुकरण द्वारा सीखना। शैशवावस्था में बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा बड़ों को देखकर उनकी क्या करने लगता है, नकल करने लगता है, ये उसका मुख्य सीखने का तरीका होता है। जैसे आप बोलोगे बच्चों से मम्मी, तो बच्चा बोलेगा मम्मी, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेगा, आपकी नकल करेगा। ठीक है, बड़ों को देखकर उनकी नकल करता है बच्चा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे, इंद्रियों के माध्यम से सीखना। बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे, बच्चा देखना, यानी बच्चा देखता है, सुनना, छूना, स्वाद लेना और सूंघना, इन इंद्रियों से बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है बच्चे का। ठीक है, शिशु अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था। और आगे देखें, चौथी विशेषता देखें, खेल के माध्यम से सीखना, यानी बच्चा खेल खेल में नई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जिज्ञासा अधिक होती है। शैशवावस्था में बच्चे की जिज्ञासा कैसी होती है, अधिक होती है। हर चीज़ को जानने और छूने की इच्छा होती है बच्चे की। ठीक है, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो आप उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, आपको पता चलेगा कि बच्चे कौन कौन सी क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है, तो वो सारी क्रिएटिविटी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें छोटे बच्चे करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दोहराव से सीखना। ठीक है, दोहराव से सीखना यानी बार बार करने से बच्चा जल्दी सीखता है। यानी बार बार रिपीट, आप बोल रहे हो मामा मामा पापा पापा, तो बच्चा भी धीरे धीरे दोहराव करने लगता है उन्हीं चीज़ों को, तो वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है, भाषा का विकास, प्रारंभिक विकास, बच्चा धीरे धीरे ध्वनियाँ निकालता है और शब्द बोलना सीख जाता है। ठीक है, दोहराव करेगा बच्चा, भाषा सीखेगा कैसे, धीरे धीरे ध्वनियाँ निकालेगा। पहले मम्मी ऐसे बोलेगा ना, धीरे धीरे निकलेगा ध्वनियाँ। पहले छोटे छोटे शब्द, यानी कि पानी चाहिए बच्चों को तो पप 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 बोलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे पानी बोलना सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुभव आधारित सीखना। ठीक है, 8वां पॉइंट आपका अनुभव आधारित सीखना। बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, जैसे गिरकर चलना और सीखना। ठीक है, जब बच्चा खड़ा होता है, बार बार गिरता है, तो वो अनुभव करता है कि खड़ा होता है, फिर सीखता है, फिर चलता है, तो ऐसे ही सीखता है, अनुभवों से सीखता है बच्चा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बच्चा अपने माता पिता को देखकर माँ पापा बोलना सीखता है। ठीक है, ये आप उदाहरण में, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लास को लाइक करो भाई यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए इजी शब्द लेके आया हूँ, इसलिए आपको ये इजी क्लास लग रही है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को सीरीज बुक में देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बहुत टफ भाषा दी गई है। आप नहीं माने तो आप सीरीज बुक खोलें, इन क्वेश्चनों को देखें जो सीरीज बुक में दिए गए हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको बोरिंग लगेगा, कुछ भी याद नहीं होगा। मैं तो आपके लिए बहुत ही सरल और आसान भाषा में लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो अभी तक, और कमेंट जरूर करें भाई, जो भी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करें आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विकासात्मक गतिविधियां लिखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की विकासात्मक गतिविधियां आपको लिखनी है। प्रारंभिक यानी कि
बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष की उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ऐसे ही बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। तो हम 2 से 6 वर्ष के बालकों की बात करेंगे कि इसमें विकासात्मक गतिविधियां कौन सी होती हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। 6 से यानी 2 से 6 वर्ष के बालकों की, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तो होती है। इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो विकासात्मक गतिविधि, पहली गतिविधि यही है शारीरिक विकास गतिविधि, ठीक है। शारीरिक विकास गतिविधियां, इसमें क्या होता है दौड़ना, कूदना, खेलना, व्यायाम, ठीक है। संतुलन और शरीर नियंत्रण बढ़ता है, इससे क्या होता है संतुलन और शरीर नियंत्रण बढ़ता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर गेंद खेलना, रस्सी कूदना आदि कार्य इसमें होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें मानसिक या बौद्धिक विकास गतिविधि, ठीक है। तो पहेलियाँ, गिनती, रंग और आकार पहचानना, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है इसमें, यानी कि पजल्स खेलना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं। दूसरी गतिविधि होगी आपकी। अब तीसरी गतिविधि देखें भाषा विकास गतिविधि, ठीक है। कहानी सुनना, कविता बोलना, बातचीत करना, इसमें शब्द भंडार और बोलने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अगर आप बार बार कहानी सुनोगे, कविता बोलोगे, बातचीत करोगे तो आपके अंदर शब्द आना स्टार्ट हो जाएगा, शब्द भंडार आपका बढ़ेगा और बोलने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हम पूर्व बाल्यावस्था की गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कविता याद करना आदि उदाहरण में आप लिख सकते हैं। सामाजिक विकास गतिविधियाँ, ठीक है। समूह खेल, मिलजुल कर काम करना, सहयोग और अनुशासन की भावना इसमें विकसित होती है, ठीक है। समूह में खेल खेलना, तो ये चौथी आपकी गतिविधि होगी। अब पांचवी गतिविधि की बात करें तो भावनात्मक विकास गतिविधियां, ठीक है। इसमें क्या होता है प्यार, सहानुभूति और धैर्य रखना, ठीक है। धैर्य सिखाना यानी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना होता है। दोस्तों के साथ खिलौने बांटना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। पहले आप पॉइंट को समझिए, भावनात्मक विकास की बात हो रही तो इसमें क्या आएगा भावना से रिलेटेड आएगा, यानी कि प्यार, सहानुभूति, धैर्य आदि सीखना। आपको याद इनको रटना नहीं है, बस समझना। अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। छठा देखें, छठी गतिविधि रचनात्मक गतिविधि, ठीक है। इसमें क्या होता है चित्र बनाना, रंग भरना, हस्तकला, ठीक है। तो इससे क्या होता है कल्पना और रचनात्मकता का बढ़ती है, यानी ड्राइंग बनाना, ठीक है, चित्र वगैरह बनाना। निष्कर्ष की बात करें तो आप निष्कर्ष में देख सकते हैं इन गतिविधियों से बच्चे का संपूर्ण यानी कि ऑल राउंड विकास होता है और वह आगे की शिक्षा के लिए तैयार होता है, ठीक है। क्लियर। ये 2 से 6 वर्ष के बालक की क्या थी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में गतिविधियां थी, ठीक है, विकासात्मक गतिविधियां। ये आपको अच्छे से आगे इन्हें नोट्स में ले लें, आप नोट्स परचेज कर लें। अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ नोट्स परचेज कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो शिशु शिक्षा शिक्षक होता है वो कौन कौन सी विशेषताएं उसकी उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। शिशु शिक्षक के बारे में जो छोटे बच्चों को पढ़ाता है उस शिक्षक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। प्राइमरी टीचर बोलते हैं, प्री प्राइमरी टीचर जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, यानी आंगनबाड़ी वाले बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाता है, यानी शिशु शिक्षा शिक्षक वह होता है जो छोटे बच्चों को लगभग बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष तक के होते हैं को प्रारंभिक शिक्षा देता है। इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वहीं बच्चे व्यक्तित्व नींव रखता है, ठीक है। वही बच्चों के व्यक्तित्व की नींव रखता है, ठीक है। जो शिशु शिक्षक होता है यानी कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा देने वाला होता है वो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही शिक्षक क्या करता है बच्चों की व्यक्तित्व नींव रखता है, वही नींव रखता है, वही मजबूत करता है बच्चों को, ठीक है। वही सिखाता है कि कैसे क्या करना है आगे के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत होती है। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है महत्वपूर्ण होती है। तो शिशु शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। एक शिक्षक होता है वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, उसकी जो कौन कौन सी विशेषताएं वो कैसा होना चाहिए, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहली जो विशेषता है शिशु शिक्षक की वो ये है प्रेम पूर्ण स्नेही स्वभाव वाला शिक्षक होना चाहिए, यानी छोटे बच्चों को प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है शुरुआत में। शिक्षक का व्यवहार स्नेहपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। बच्चे जो शुरुआत में आते हैं वो घर से आते हैं, पहली बार आंगनवाड़ी जाते हैं, पहली क्लास में बैठते हैं, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पहली बार स्कूल आए। अगर आप उन्हें डराओगे तो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार उन बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए,
स्नेहपूर्वक होना चाहिए, ठीक है, प्रेम वाला होना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाने वाला, प्यार से बात करने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, धैर्य। धैर्य यानी कि बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, इसलिए शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए। एकदम जोर दे के नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे, उनकी शुरुआत है, अभी प्रारंभिक स्टेज है, तो उनको धीरे धीरे सिखाना चाहिए, धीरे धीरे ही बच्चे सीखते हैं। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, धैर्य रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता देखें, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यानी कि नए नए खेल, गतिविधियां और शिक्षण के तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। पढ़ाई को रोचक बनाना जरूरी होता है, तभी बच्चे सीखेंगे, ठीक है। चौथी विशेषता देखें, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को बच्चों की मानसिक स्थिति और विकास को समझना चाहिए, ठीक है। पांचवी विशेषता देखें, अच्छा संप्रेषण कौशल। अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने की क्षमता होनी चाहिए एक शिक्षक के प्रति, ठीक है, तभी बच्चा समझ पाएगा। अगर आप उन्हें हार्ड में समझाओगे, हार्ड लैंग्वेज का यूज करोगे, तो बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है, क्लियर। छठी विशेषता देखें, शिशु शिक्षा शिक्षक की, ठीक है, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता, यानी बच्चों को प्यार से नियम सिखाना चाहिए, डरा कर नहीं, ठीक है। अगर आप डरा कर सिखाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो रोने लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको बच्चों से प्यार से बात करनी है, प्यार से जो भी सिखाना है उनको प्यार से सिखाना है, नियम तरीके, ठीक है। ऊर्जावान और उत्साही, छोटे बच्चों को अच्छे से सिखाना है। ऊर्जावान और उत्साही, छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए ऊर्जा और उत्साह जरूरी होती है, ठीक है, जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए ऊर्जा और उत्साह जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपका दिमाग खा जाएंगे आपसे सवाल जवाब कर करके, तो आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह जरूरी होना जरूरी है, ठीक है। आठवीं विशेषता देखें, सहानुभूति। इसमें बच्चों की भावनाओं को समझने और उनका ध्यान रखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और नवी विशेषता देकर संगठन क्षमता। संगठन क्षमता यानी कक्षा गतिविधियों और समय का सही प्रबंधन करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 10वीं विशेषता देखें, नैतिक गुण। शिक्षक का आचरण अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे उससे सीख सकें, ठीक है। शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे उससे सीखेंगे। अच्छा आचरण होगा तो अच्छा सीखेंगे, बुरा होगा तो बुरा सीखेंगे। तो एक शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है। उदाहरण देगा, यदि कोई बच्चा रो रहा है तो शिक्षक उसे प्यार से समझाकर शांत करता है, यह उसकी सहानुभूति और धैर्य को दर्शाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में रो रहा है, आप उसे डांट रहे हैं, तो ये आपके धैर्य को और सहानुभूति को नहीं दर्शाता है। अगर आप उस बच्चे को प्यार से समझाकर, टॉपी वॉपी देकर समझाकर शांत करते हैं, तो यह उसकी, आप जो एक शिक्षक है उस बच्चे के लिए उसे सहानुभूति और धैर्य को दर्शाता है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छा शिशु शिक्षक बच्चों के समग्र विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, ठीक है। उज्जवल भविष्य की नींव कौन रखता है, शिक्षक रखता है, ठीक है। अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की असफलता के कारण लिखिए। असफलता के कारण बताने, पीटीए जो स्कूल में पीटीए होता है उसके असफलता के कारण क्या हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में आंसर दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में कराऊंगा, अच्छे से, आसान भाषा, सरल में, ठीक है। एकदम स्पष्ट क्लियर से आपको क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे पीटीए होता क्या है, अभिभावक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ होता क्या है, ठीक है। तो अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य स्कूल और अभिभावकों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है, लेकिन कई कारणों से यह सफल नहीं हो पाता है। कई सारे कारण हो सकते हैं इसकी सफलता के पीछे, ठीक है, असफलता के पीछे। तो हम असफलता के प्रमुख कारणों को जानेंगे, असफलता के कारण बताने हम पीटीए के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। तो असफलता के प्रमुख कारण देखेंगे, पीटीए की असफलता के प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण है अभिभावकों की कम भागीदारी। अभिभावकों की कम भागीदारी यानी कई अभिभावक मीटिंग में नहीं आते या रुचि नहीं लेते हैं। स्कूल में जब पीटीए होता है तो कई सारे अभिभावक, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चों से कहा जाता है कि अपने माता पिता को कल लेके आना, पीटीए मीटिंग है। तो कई सारे अभिभावक ऐसे हैं जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं और उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो नहीं आ पाते, रुचि के अकॉर्डिंग भी नहीं आ पाते। तो पहला कारण ये हो सकता है असफलता का, ठीक है। दूसरा कारण होता है संचार की कमी, यानी शिक्षक और अभिभावकों के बीच सही संवाद नहीं होता है। शिक्षक यानी कि कई सारे माता पिता अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि
पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो शिक्षकों की बात को नहीं समझ पाते हैं सही ढंग से, तो वो स्कूल में नहीं आ पाते, उनके बीच जो संवाद है वो सही नहीं हो पाता, यानी बातचीत सही नहीं हो पाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, आपको अपनी तरफ से भी ऐसे ही लिखना है, कुछ शब्द अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ के लिखें, आम लैंग्वेज में लिखें, अपनी भाषा में लिखें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर भी खुश होगा। तो तीसरा है जागरूकता की कमी, अभिभावकों को पीटीए के महत्व और उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं कि पीटीए से क्या होता है, पीटीए क्या होता है, तो वो स्कूल नहीं आ पाते, पीटीए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, एक ये कारण होता है। चौथा, समय की कमी, कामकाजी अभिभावक समय नहीं निकाल पाते, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता किसान हैं, ज़्यादातर गाँव में किसान ही होते हैं, तो वो टाइम नहीं निकाल पाते, अपने कामों में बिजी रहते हैं, खेती के कामों में या अन्य किसी कामों में, तो वो समय के कारण यानी समय का अभाव होने के कारण वो पीटीए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर आपका। अब पांचवा पॉइंट देखें, उचित योजना और नेतृत्व का अभाव, यानी कि मीटिंग ठीक से आयोजित नहीं होती है या नेतृत्व कमज़ोर होता है। और पांचवा पॉइंट देखें, सहयोग की कमी, शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, पीटीए की सफलता के लिए अच्छा संवाद, सहयोग और सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। ठीक है, क्लियर, आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने, असफलता के कारण है, जो पीटीए की असफलता के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं एमपी डीएलएड में, तो आपको बंटी क्लासेस के नोट्स खरीद लेने चाहिए, परचेस कर लेने चाहिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खरीद लो भाई। नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें कि सर हमें नोट्स चाहिए, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को पढ़ें, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और इस क्लास को देखें। अगर आप एक दो बार नोट्स पढ़ते हैं, एक दो बार इस क्लास को देखते हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है एसओएस ग्राम के उद्देश्य लिखिए। एसओएस ग्राम के उद्देश्य आपको लिखने, पहले समझेंगे एसओएस होता क्या है, ये क्या काम करता है। ठीक है, एसओएस एक ग्राम एक ऐसी संस्था है जो अनाथ और असहाय बच्चों को परिवार जैसा वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, एसओएस एक ऐसी संस्था है, एसओएस ग्राम एक ऐसी संस्था है जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो असहाय बच्चे होते हैं, उन्हें परिवार जैसा वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्य समझेंगे। एसओएस ग्राम के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, ये क्या काम करती है, पहले वो जानेंगे। ठीक है, उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके काम जानेंगे। परिवार जैसा वातावरण देना, पहला उद्देश्य परिवार जैसा वातावरण देना, यानी बच्चों को माँ भाई बहन जैसा माहौल मिलता है। इसमें पालन पोषण और देखभाल, बच्चों को दैनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। इसमें शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है और पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, एसओएस ग्राम के उद्देश्य है, ये एसओएस ग्राम का काम है। ठीक है, एसओएस ग्राम क्या काम करता है, उसके उद्देश्य है, ये आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग, इसमें बच्चों को प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा मिलता है। स्वावलंबी बनाना, यानी बच्चों को ऐसा बनाया जाता है कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर हो सके, अपने आप जो भी काम करें वो अपने आप करके अपने आप पे निर्भर रह के करें। ठीक है, निष्कर्ष देखें, एसओएस ग्राम बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करता है। ठीक है, एसओएस क्या काम करता है, वो बच्चों के भविष्य में सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, लाइक करो। सबसे पहले आप लाइक करो यार। लाइक करने में क्या जाता है, बस लाइक वाला बटन दबाना। अगर आप लाइक करोगे तो मैं भी लगेगा कि बच्चे हमारी क्लासेस देख रहे हैं, हमें अच्छे से देख रहे हैं क्लास को, तो हमें नेक्स्ट क्लास लानी चाहिए। आप लाइक नहीं करते तो हम क्लास कैसे लाएंगे, आप ही बताइए। आप लाइक करोगे, हमें मोटिवेट्स मिलेगी कि बच्चे हमारी क्लास पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं। आपको हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट करा रहे हैं भाई, फालतू वाला कुछ नहीं कराते, इंपॉर्टेंट कराते हैं कि कम समय में आप अच्छा पढ़ के अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, फालतू पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, लेकिन हम लाते हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट। ठीक है।
और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए और हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए एमपीडीएलएड की। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी के उद्देश्य लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी का उद्देश्य शिक्षा को बेहतर और सरल बाल केंद्रित बनाना होता है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्य जानेंगे। मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें शिक्षा बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। समझ आधारित शिक्षा, रटने के बजाय समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। रचनात्मकता और सोच का विकास, यानी कि बच्चों में नई चीज़ें सोचने और बनाने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये किसके उद्देश्य हैं? ये एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। चौथा पॉइंट कह रहा है शिक्षा को जीवन से जोड़ना, पढ़ाई का संबंध दैनिक जीवन से होना चाहिए। ठीक है, समानता और समावेशन, इसमें सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। पढ़ाई का बोझ कम करना, यानी कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्लियर। 6 पॉइंट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है संवेदन गति अधिगम क्या होता है? ठीक है, क्या है संवेदन गति अधिगम के बारे में आपको बताना। तो संवेदन गति अधिगम होता क्या है पहले समझेंगे। यार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियां यानी कि देखना, सुनना, छूना, ये आपकी इंद्रियां होगी, और शारीरिक क्रियाओं में हाथ पैर की गतिविधियां के बीच तालमेल बनाना क्या कहलाता है? तालमेल सीखता है, उसे क्या कहते हैं? संवेदन गति अधिगम कहते हैं। संवेदन गति अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के बीच तालमेल बनाना सीखता है। ठीक है, क्लियर। आप इसे अच्छे से पढ़ें, नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स आप खरीद लो, नहीं खरीदें तो ठीक है, नोट्स खरीद लो और सरल भाषा में सीखे आसानी से। जब हम देखकर, सुनकर और महसूस करके शरीर को सही तरीके से चलाना सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संवेदन गति अधिगम कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछे 1 नंबर में, 2 नंबर में, तो आप ये लिख सकते हैं संवेदन गति अधिगम की परिभाषा। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, उदाहरण से समझे आप, बच्चा चलना सीखता है देखकर और संतुलन बनाकर। ठीक है, साइकिल चलाना सीखना, लिखना सीखते समय हाथ और आँख का समन्वय। ठीक है, हाथ और आँख का समन्वय। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम होता क्या है आपको बताना। तो अधिगम यानी कि लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, व्यवहार और कौशल में स्थायी परिवर्तन आता है। जो अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होता है उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये अधिगम का अर्थ है। आप इसे समझेंगे थोड़ा और सरल तरीके से समझें। सीखना मतलब नई बातें जानना और अपने व्यवहार या काम करने के तरीके में सुधार लाना, ये अधिगम है। ठीक है, अभ्यास करना। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, पढ़ाई करके ज्ञान बढ़ना, गलती से सीखकर अगली बार सही करना, और खेल का अभ्यास करके बेहतर खिलाड़ी बनना। ठीक है, अभ्यास करोगे जितनी बेहतर आप बनते जाओगे, जितना अभ्यास उतनी बेहतर आप बनते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6वां क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य वस्तु या पाठचर्या दोनों एक ही चीज़ होती है। तो पाठ्य वस्तु या पाठचर्या क्या होती है उसी के बारे में आपको बताना है। तो पाठचर्या के बारे में बात करें या पाठ्य वस्तु के बारे में बात करें तो पाठचर्या वह संपूर्ण योजना है जिसमें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, गतिविधियां और अनुभव शामिल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सरल तरीके से जानेंगे। स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और किन किन गतिविधियों से सिखाया जाएगा, यही क्या है? यही पाठचर्या है, यही पाठ्य वस्तु है। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं, किताबों के विषय यानी जैसे गणित, हिंदी, विज्ञान, ये आपको पढ़ाया जाएगा। खेल, प्रोजेक्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा और अभ्यास कार्य, ये सारी चीज़ें आप उदाहरण में लिख सकते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें, सिर्फ किताब नहीं पूरी योजना तैयार की जाती है और पढ़ाई प्लस गतिविधियाँ दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अनौपचारिक शिक्षा को लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जो बिना किसी निश्चित योजना, समय या पाठ्यक्रम के जीवन के अनुभवों से स्वतः प्राप्त होती है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा वो होती है आप अपने परिवार से, किसी दोस्त से, समाज से जो कुछ सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है, बिना किसी नियम योजना के। यानी आप किसी भी समय कुछ भी सीख रहे हैं, किसी से कोई भी जानकारी ले रहे हैं,
मोबाइल से, इंटरनेट से, कोई भी जानकारी परिवार से, अपने मित्र से, समाज से, ये सारी की सारी क्या अनौपचारिक है, जो बिना किसी योजना के, बिना किसी नियम के ली जाती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। सरल तरीके से समझेंगे, थोड़ा और सरल तरीके से समझेंगे। जो सीख हम घर, समाज या आसपास के वातावरण से बिना स्कूल गए, वही अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, यानी कि जो कुछ आप सीखते हैं अपने घर, समाज, आसपास के वातावरण, अपने मित्र परिवार से बिना स्कूल गए, ठीक है, बिना स्कूल गए सीखते हैं आप, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अगर आप यहीं औपचारिक शिक्षा की बात करें, आपको क्लियर कर देता हूँ। औपचारिक शिक्षा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, जो कुछ आप सीखते हैं स्कूल से सीखते हैं, जैसे नियम के अनुसार सीखते हैं, योजना बनाकर सीखते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, नियम व्यवस्था तरीके से सिखाई जाती है, वो से औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जो बिना किसी नियम या क्रमबद्ध तरीके से वैसे ही सीख लेते हैं आप किसी से भी किसी भी समय, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण देख सकते हैं। माता पिता से अच्छे से संस्कार सीखना, दोस्तों से व्यवहार सीखना, टीवी इंटरनेट से जानकारी लेना, ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, वो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जीवन भर चलती रहती है ये शिक्षा है। ठीक है, जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, प्रतिवेदन लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन लेखन किसे कहते हैं, आपको अर्थ स्पष्ट करना है। प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, कार्य या विषय की सच्ची और व्यवस्थित जानकारी लिखित रूप से प्रस्तुत की जाती है, उसे प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जो करा रहा हूँ वो पहले भी आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के करने हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर को समझ गए तो आप तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आंसर समझ नहीं आया, तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। आप इनको रटना नहीं है आपको कि रट के लिख देंगे, रटोगे तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको सेम टू सेम नहीं लिखना होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे शब्द सीमा अकॉर्डिंग लिखना होता है, शब्द सीमा के अनुसार। 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो उसमें आपको 30 शब्द लिखने, 30-35 लिख सकते हैं। 4 नंबर के में 60 या 70 शब्द लिख सकते हैं। अब 5 नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कम से कम 150 शब्द लिखने होंगे, यानी कि 2 से 2.5 पेज लिखना होगा। ठीक है, क्लियर। थोड़ा और सरल तरीके से समझेंगे, किसी घटना या काम के बारे में पूरी और सही जानकारी लिखना ही प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार करना, किसी सर्वे या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाना। ठीक है, एग्जाम टेस्ट में आप देखेंगे तथ्यात्मक सच्ची जानकारी होनी चाहिए और क्रमबद्ध स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है भैया, मैं ले इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसके आगे। इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो, ये किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है। 801, 802, 803, 804, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, कई बार बता चुके हैं। आप सारी सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, समझेंगे पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो छात्र के कार्य, उपलब्धियों, प्रगति और सीखने की प्रक्रिया का व्यवस्थित संग्रह होता है, जिसे समय समय पर एकत्र किया जाता है। ठीक है, एकत्रित किया जाता है, यानी कि एक स्टूडेंट का सारा डाटा रखा जाता है। इसमें थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे, यह एक ऐसी फाइल या फोल्डर होता है जिसमें छात्र के अच्छे कार्य, प्रोजेक्ट, टेस्ट और गतिविधियां रखी जाती हैं ताकि उसकी प्रगति देखी जा सके। यानी कि बच्चा का लेवल कैसा है, इससे पहले कैसा था, अब इसके बाद कितना सुधार आया, वो सारी चीज़ें देखी जाती है इसमें। ठीक है, पोर्टफोलियो में इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो, यानी कि आपसे मुख्य विशेषता भी पूछ सकता है पोर्टफोलियो की, तो छात्र की प्रगति यानी प्रोग्रेस को दर्शाता है क्या पोर्टफोलियो। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, कार्य शामिल होते हैं। यह निरंतर मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है, और छात्र की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो ये इसकी विशेषताएँ, आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हैं, हिंदी और गणित की कॉपियाँ, ड्राइंग, प्रोजेक्ट, चार्ट और टेस्ट पेपर आदि असाइनमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में रखी जाती हैं बच्चे की, ठीक है, स्टूडेंट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार होता क्या है, आपको परिभाषित करना है। परिवार यानी कि फैमिली,
फैमिली के बारे में आपको लिखना है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही तो इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। परिचर्या एवं शिक्षा सब्जेक्ट का नाम है तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप पर आते हैं लेकिन आपको समझ नहीं है, आपने कभी समझा नहीं है इन क्वेश्चनों को। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे अपने पेपर में, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए आपको समझना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात करें परिवार की तो परिवार जो क्वेश्चन हमारा फैमिली से रिलेटेड, परिवार होता क्या है तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सदस्य मिलकर प्रेम, सहयोग और सुरक्षा के साथ रहते हैं। ये परिवार की परिभाषा है, छोटी सी, आप इसे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और परिवार की मुख्य विशेषताओं के बारे में जाने तो परिवार की जो मुख्य विशेषताएं देखेंगे, प्रेम और स्नेह का वातावरण होता है कहाँ पे, परिवार में, ठीक है। सुरक्षा और देखभाल प्रदान करता है, कौन करता है, परिवार। परिवार एक इंसान से नहीं बनता, एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। एक सदस्य नहीं होता है परिवार में, दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाची चाचा, भैया भाभी, सारे रिलेटिव्स कहाँ होते हैं, परिवार में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों को संस्कार और नैतिक शिक्षा देता है, कौन देता है, परिवार देता है, ठीक है। सामाजिक जीवन की पहली शिक्षा यहीं से मिलती है, ठीक है। सामाजिक जीवन की पहली शिक्षा कहाँ से मिलती है, परिवार से मिलती है, ठीक है। तो ये मुख्य विशेषताएं किसकी, परिवार की। उदाहरण के तौर पे देखें, आप उदाहरण में ये चीज़ें लिख सकते हैं। माता पिता बच्चों को सही गलतियाँ का ज्ञान देते हैं। परिवार में रहकर बच्चा बोलना, चलना और व्यवहार सीखता है, ठीक है। क्योंकि परिवार में सभी तरह के सदस्य होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं आपकी लाइक्स देख रहा हूँ, आप लाइक ही नहीं कर रहे हो। बताओ, इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक वाला बटन दबाओ भाई यार। अगर आप लाइक करोगे तो हमें भी लगेगा कि आप हमारी क्लास पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हम आपके लिए क्लास कैसे लेके आएंगे, इसलिए आप लाइक करें क्लास को, ठीक है। लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितने भी स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं। और क्लास अच्छी लगे तो भाई थैंक यू वगैरह बोल देना। क्लास को कमेंट भी करना यार, कमेंट करो प्यारी प्यारी सी, ताकि और बच्चे जुड़े हमसे, और शेयर करो, ठीक है। और नोट्स लेना मत भूलो भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए एक बार और नंबर नोट करो, 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नोट कर लो भैया, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, नोट्स परचेज कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। कम समय बचा है, 30 दिन में पढ़ना है आपको सारे सब्जेक्ट को, नहीं तो फेल हो जाओगे तो बाद में पछताते रहोगे, ठीक है। 72 40 28 72 81 व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय यानी कि स्कूल, पहले हमने परिवार की बात की थी, अब स्कूल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यालय क्या होता है तो विद्यालय के बारे में लिखिए या विद्यालय को परिभाषित कीजिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो विद्यालय वह संस्था है जहां छात्रों को नियमित और योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है, नियमित और योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है तथा उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, ठीक है। स्कूल में आपको ऐसे ही शिक्षा नहीं दी जाती, नियमित रूप से दी जाती है, नियमों के अनुसार दी जाती है, एक योजनाबद्ध तरीके से आपको शिक्षा दी जाती है, तभी आपका सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, विद्यालय में। क्लियर। और इसकी विशेषताएं देखेंगे, विद्यालय की जो मुख्य विशेषताएं देखें, औपचारिक शिक्षा प्रदान होती है कहाँ पे, विद्यालय में। अगर परिवार समाज की बात करें तो वहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, विद्यालय की बात हो रही है तो औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। शिक्षक और छात्र का संगठित वातावरण होता है, ठीक है। अनुशासन और नियम का पालन होता है विद्यालय में। बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो आप ये 4-5 पॉइंट हमने बताए, ये आप लिखें, विशेषता पूछे तो परिवार की, ठीक है। परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन आए फिर भी आप ये सारी चीज़ें लिख के आपको पूरा नंबर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, कक्षा में पढ़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शैशवावस्था क्या है समझाइए। शैशवावस्था के बारे में आपको बताएंगे, शैशवावस्था क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट आंसर कराऊंगा, ठीक है। आपको समझना है शैशवावस्था को, ठीक है। तो शैशवावस्था क्या होती है, शैशवावस्था के बारे में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। यह मानव जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। समझिएगा, जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। यह मानव जीवन की सबसे प्रारंभिक यानी कि पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, बहुत तेज़ गति से होता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। और मैं अब आपको बात करूँ, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक के भी ऑप्शन आते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। 0 से 2 वर्ष नहीं हो तो 0 से
5 वर्ष तक की। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं देखें, जो शैशवावस्था होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तेज शारीरिक विकास, शैशवावस्था में तेज गति से विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे का वजन और लंबाई तेजी से बढ़ते हैं। इंद्रियों का विकास, यानी कि बच्चा धीरे धीरे देखना, सुनना और पहचानना सीखता है। चलना और बोलना, इसमें पहले रेंगना, फिर खड़ा होना और चलना सीखता है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं वो। ठीक है, छोटे शब्द बोलना सीखता है बच्चा इसमें। और माता पिता पर निर्भरता, यानी कि बच्चा पूरी तरह माता पिता पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है वो माता पिता पर ही निर्भर रहता है। भावनात्मक जुड़ाव, बच्चे का माता पिता से प्रेम और लगाव महसूस करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, माता पिता से प्रेम और लगाव महसूस करता है। सबसे ज़्यादा माता से करता है, अपनी मम्मी से करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाल्यावस्था को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था के बारे में, लगभग 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। यह सीखने और व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मैं आपको बताऊं, इसमें भी आपकी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होती है। 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसके आगे पूर्व और लगा देंगे, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और 6 वर्ष से जो 12 वर्ष होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि बाल्यावस्था की आयु बताइए, तो ऑप्शन में अगर 6 से 12 है तो आप 6 से 12 करेंगे। ठीक है, 6 से 12 करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था पूछता है तो 2 से 6 करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, 2 से 12 नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन यही माना जाता है 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था पूछे तो 6 से 12 और पूर्व बाल्यावस्था पूछे तो 2 से 6 वर्ष। ठीक है, क्लियर। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करें, इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। सीखने की अधिक क्षमता, बाल्यावस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है बच्चों में। बच्चा जल्दी जल्दी नई बातें सीखता है। भाषा और सोचने का विकास, सही ढंग से बोलना, समझना और सोचने की क्षमता बढ़ती है। किस में बढ़ती है, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु में। खेल कूद में रुचि, बच्चा खेल कूद में रुचि लेता है। बच्चा खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, क्लियर। चौथी विशेषता देखें, सामाजिक गुणों का विकास, मित्रता, सहयोग, अनुशासन और नियम सीखता है बाल्यावस्था में। ठीक है, बच्चा विद्यालय जीवन की शुरुआत, यानी बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और पढ़ना लिखना सीखता है। किस में सीखता है, ये बाल्यावस्था की आयु में ही सीखता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो वो उसकी सीखने की क्षमता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सीखना स्टार्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भैया कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, कई बार 4 नंबर और 5 नंबर में ही पूछा गया है। ECCE की अवधारणा लिखिए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ECC की फुल फॉर्म देखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ध्यान रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ECC का अर्थ जानेंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का समन्वय। इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ECC में। अब इसके मुख्य बिंदु जानेंगे, इनके बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे, पॉइंट के माध्यम से। आयु की बात करें, आयु समूह की, तो 0 से 6 वर्ष होता है। देखभाल यानी केयर में इसमें पोषण और स्वस्थ सुरक्षा महसूस होती है। पोषण यानी भोजन दिया जाता है। पोषण, शिक्षा यानी एजुकेशन, खेल खेल में सीखना। समग्र विकास यानी शरीर, मन, भाषा और व्यवहार का विकास। ठीक है, बाल केंद्र शिक्षा यानी बच्चे की रुचि के अनुसार सिखाना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखेंगे, आंगनवाड़ी में बच्चों को गीत, कहानी, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है और साथ में पोषण भी दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र क्या होता है ये आपको बताना है। आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। आंगनवाड़ी केंद्र वह सरकारी केंद्र है जहाँ छोटे बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं और गर्भवती यानी स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा सेवा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप नोट्स पढ़ें भैया, नोट्स खरीद लो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप नोट्स पढ़ोगे और क्लास देखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। नहीं तो आपके बाद में पछताओगे कि हम नोट्स ले लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, क्लास को कम से कम 3-4 बार देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेवाओं की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, पौष्टिक आहार मिलता है,
टीकाकरण होता है आंगनवाड़ी में, ठीक है। प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ी में। स्वस्थ जांच होता है किसमें, आंगनवाड़ी में, ठीक है। ये आंगनवाड़ी की सेवाएं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। और निष्कर्ष में देखें, आंगनवाड़ी बच्चों के विकास और स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी के उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य लिखने हैं आपको। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी का उद्देश्य शिक्षा को अर्थपूर्ण, सरल, बाल केंद्रित और जीवन उपयोगी बनाना है, ठीक है। क्लियर। अब इसके मुख्य उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य कौन कौन से इसके। तो मुख्य उद्देश्य है इसके, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है, रटने के बजाय समझ पर आधारित शिक्षा देना है, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता विकसित करना है, शिक्षा को जीवन और अनुभव से जोड़ना है, समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है, छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करना है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, कक्षा में केवल किताब पढ़ाने के बजाय गतिविधि, प्रोजेक्ट्स और चर्चा के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। क्लियर। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें ध्यान से, आपको ये इंपॉर्टेंट है भैया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी में, ठीक है। आपको मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, तो आप तो इनके पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें, ठीक है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी के मार्गदर्शक सिद्धांत शिक्षा को सरल, अर्थपूर्ण, बाल केंद्रित और जीवन से जुड़ा हुआ बनाने पर जोर देता है, ठीक है। वही पॉइंट है जो हमने आपको ऊपर बताए थे, वही पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत यानी बच्चा केंद्र में हो, यानी कि शिक्षा बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। समझ आधारित शिक्षा, ठीक है। ये रटने के बजाय बच्चों को समझकर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है। अनुभव और गतिविधि आधारित सीखना यानी बच्चे खेल और प्रयोग गतिविधियों के माध्यम से सीखें। ज्ञान को जीवन से जोड़ना यानी पढ़ाई का संबंध दैनिक जीवन से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देगा, भाषा का महत्व, सरल और मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देना चाहिए। समानता और समावेशन में सभी बच्चों को समान अवसर मिले, चाहे उनका कोई भी पृष्ठभूमि हो, ठीक है। रचनात्मकता, सोच का विकास, बच्चों में सोचने, समझने और नया बनाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, बच्चों में अच्छे संस्कार और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण में कक्षा में खुला, स्वतंत्र और सहयोगपूर्ण माहौल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है एनसीईआरटी के, ठीक है। क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा में केवल किताब पढ़ाने के बजाय बच्चों को प्रोजेक्ट, चर्चा और गतिविधि के माध्यम से सिखाना, ठीक है। क्लियर। उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालक कैसे सीखते हैं। बालक सीखते हैं अनुभव, गतिविधि, अनुकरण और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। वे केवल सुनकर नहीं बल्कि करके और देखकर अधिक सीखते हैं, ठीक है। सुनकर नहीं, करके और देखकर अधिक सीखते हैं सुनने की अपेक्षा, ठीक है। तो इसके मुख्य तरीके देखेंगे, बालक कैसे सीखते हैं। तो कौन कौन से तरीके से बच्चा सीखता है वो देखेंगे। खेल में सीखना, खेल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुकरण यानी कि बड़ों को देखकर सीखना। अनुभव द्वारा सीखना यानी स्वयं करके सीखना। प्रश्न पूछकर सीखना यानी जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। समूह से सीखना है, दोस्तों के साथ मिलकर सीखना, ठीक है। सीखते हैं तो ये इन पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चे सीखने के तरीके बताए गए हैं। बच्चा खेलते खेलते गिनती सीखता है, माता पिता को देखकर बोलना सीखता है, ठीक है। तो ये उदाहरण में लिख सकते हैं आप। अब बात करें शैशवावस्था की विशेषता, अभी थोड़ी देर पहले भी कराए थे हम। जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो जिसकी मुख्य विशेषताएँ, तेज शारीरिक विकास, इस अवस्था में बच्चे की लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है। इंद्रियों का विकास, बच्चा देखना, सुनना, छूना और पहचानना सीखता है। चलना और बोलना सीखता है, बच्चा पहले रेंगता है फिर चलता है और छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है, ठीक है।
पूर्ण निर्भरता यानी कि बच्चा माता पिता पर पूरी तरह निर्भर रहता है। भावनात्मक विकास, बच्चा माता पिता से लगाव और प्यार महसूस करता है। ठीक है, क्लियर। और देखें अनुकरण, नकल करना यानी कि बच्चा बड़ों की नकल करके सीखता है। जिज्ञासा यानी बच्चा हर चीज़ को छूकर और देखकर जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, बच्चा माँ बाप बोलना सीखता है खिलौनों को छूकर और मुंह में डालकर पहचानता है कि ये क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को। और बाल्यावस्था में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 15वां क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप है वो स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सरल, रोचक और आधारित और बाल केंद्रित होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से और आनंद के साथ सीख सकें। ठीक है, क्लियर। आपको अच्छे से पढ़ना है भाई, नोट्स ले लो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए नंबर नोट करें 72 40 28 72 81 नंबर नोट कर ले और नोट्स ले लो भैया, नोट्स परचेज कर लो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में आप पछताओगे। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, क्लास देखो। ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है तो कोर्स देखो, कोर्स परचेज करो, क्लास देखो, नोट्स पढ़ो। अच्छा स्कोर होगा आपका, अच्छी परसेंटेज होगी। किसी भी स्टूडेंट को तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेनी है। जिसकी तैयारी 0 है वो भी ये क्लास देखकर और नोट्स पढ़ के अच्छी तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करो। तो इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो पहली विशेषता है खेल आधारित शिक्षा यानी खेल के माध्यम से सीखना। रुचिकर और आनंददायक में पढ़ाई मज़ेदार होनी चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण में करके सीखना। और सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास तीनों चारों आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, हर बच्चा अलग होता है। अनुभव आधारित शिक्षा, वास्तविक जीवन से जुड़ी शिक्षा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कहानी, चित्र, गीत और खेल के माध्यम से पढ़ाना, समूह गतिविधियों से सहयोग सिखाना। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन करना है आपको, तो चलिए करते हैं। बाल्यावस्था लगभग 2 से 12 वर्ष की होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। और पूर्व बाल्यावस्था 2 या 3 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास कई सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से होता है। ये संस्थाएं बच्चे के व्यवहार, सोच, आदतों और व्यक्तित्व को आकार देती हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में कौन कौन सी संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के जीवन पर। ठीक है, एक बच्चे के ऊपर ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बाल्यावस्था में बच्चे का विकास कई सामाजिक संस्थाओं से प्रभाव होता है, यानी कई संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, ये संस्थाएं बच्चे के व्यवहार, सोच, आदतों और व्यक्तित्व को आकार देती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी संस्थाएं देखें। मुख्य संस्थाएं, उनका प्रभाव। सबसे पहले फैमिली, इम्पोर्टेंट, परिवार। ठीक है, बच्चे की पहली शिक्षा यहीं से शुरू होती है। एक बच्चे की पहली शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? परिवार से होती है। और बच्चे की पहली जो माँ होती है पहली जो गुरु होती है वो माता होती है। ठीक है, माँ होती है। अच्छे संस्कार, भाषा और व्यवहार सीखता है कहाँ से? परिवार से। प्रेम, सुरक्षा और सहयोग का अनुभव करता है कहाँ से करता है? फैमिली यानी कि परिवार से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे माता पिता से बच्चा सही गलत का ज्ञान सीखता है। दूसरा, विद्यालय, स्कूल, इसमें औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चा करता है, औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। अनुशासन, नियम और जिम्मेदारी सीखता है बच्चा। बच्चे का बौद्धिक और सामाजिक विकास करता है कौन? विद्यालय। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्कूल में पढ़ाई के खेल और समूह गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, क्लियर। परिवार के बारे में, विद्यालय के बारे में। अब समाज के बारे में। समाज से बच्चा क्या सीखता है? बच्चे को सामाजिक नियम और परंपराएं सिखाता है कौन? समाज। मिलजुल कर रहना और सहयोग करना सिखाता है कौन? समाज, सोसाइटी। ठीक है, पड़ोस और रिश्तेदारों से बच्चा व्यवहार सीखता है। ठीक है,
कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब बात करें पीयर ग्रुप यानी कि मित्र समूह। मित्र समूह यानी कि बच्चा दोस्ती साझा करना और टीम वर्क सीखता है कहाँ से? मित्र समूह से। आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बढ़ते हैं कहाँ से? मित्र समूह से। ठीक है, दोस्तों के साथ खेलकर सहयोग और प्रतिस्पर्धा सीखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संस्था देखें मीडिया। मीडिया से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से नई जानकारी मिलती है। सोच और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा दोनों। ठीक है, दोनों प्रभाव पड़ते हैं, अच्छा भी पड़ सकता है बुरा भी पड़ सकता है। उदाहरण पे देखें, शैक्षिक कार्यक्रम से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन गलत कंटेंट से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने बंटी क्लासेस के नोट्स अभी तक नहीं खरीदे हैं तो नोट्स खरीद लो। ठीक है, तो मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स के साथ आप ये क्लासेस देखते हैं 1-2-3 बार और 2-1 बार नोट्स पढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, यानी कि अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं कम समय में पढ़कर। ठीक है, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखें, भाषा की समस्या। पहले क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या करनी है, यानी विद्यालय जो प्रारंभिक विद्यालय होती है, अधिगम यानी कि प्रारंभिक अधिगम यानी शुरुआत में जो सीखते हैं बच्चे, उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं विद्यालय के अंदर, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे विद्यालय यानी स्कूल, प्रारंभिक अधिगम यानी कि शुरुआत में जो बच्चे सीखते हैं, तो वो सीखने में आपको कौन कौन सी चुनौती आती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें सीखने में समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। पहले क्वेश्चन को तोड़ के समझेंगे। ठीक है, विद्यालय यानी स्कूल, आपके जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें जो प्रारंभिक अधिगम यानी सीखना। ठीक है, प्रारंभिक यानी कि शुरुआती जो चरण होता है उसमें जो बच्चे सीखते हैं उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, तभी आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहला पॉइंट है कौन सी समस्या आती है, कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। भाषा की समस्या। सबसे पहले भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता है छोटे बच्चों को। घर और स्कूल की भाषा अलग होने से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, यानी कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल में या आंगनवाड़ी में, तो स्कूल की जो भाषा होती है वो अलग होती है और आपके घर की भाषा होती है वो अलग होती है। इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है शुरुआती चरण में। ठीक है, जो भाषा की समस्या एक तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। दूसरा, घर का सहयोग ना मिलना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं घर का सहयोग ना मिलना। इसमें माता पिता शिक्षित ना होने या समय ना देने के कारण मदद नहीं कर पाते। ठीक है, माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं और उनके काफ़ी माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को समय नहीं दे पाते, इस वजह से बच्चे सही ढंग से सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखेंगे संसाधनों की कमी। इसमें किताबें, कच्ची शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण शिक्षक की कमी होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, यही ऐसे ही पॉइंट आपको बना के लिखने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बच्चे को। चौथा पॉइंट कह रहा है ध्यान की कमी। छोटे बच्चों का ध्यान जल्दी भटक जाता है, जिससे सीखना प्रभावित होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं क्या वो इधर उधर देखते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसमें पांचवा पॉइंट देखें, अलग अलग सीखने की गति। इसमें सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, यानी एक समान नहीं सीखते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है, यानी कि सभी बच्चों का IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। यानी कोई बच्चा तो ऐसा होता है जो जल्दी सीख लेता है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है वो जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी सीख लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, उनको ज़्यादा समय लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में ही समझ जाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। क्लियर। छठा पॉइंट देखेंगे, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, यानी अधिक बच्चों के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। यानी कि भीड़ वाली कक्षाएं जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर उन पर
सही से ध्यान नहीं दे पाता है हर एक बच्चे पर, ठीक है। यानी कि कम बच्चे होंगे तो वो जल्दी से ध्यान दे पाएगा, हर एक बच्चे से पूछ पाएगा कि उसने क्या पढ़ाया, वो सवाल जवाब भी कर पाएगा। कम बच्चों वाली क्लास में अगर अधिक बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो शिक्षक हर एक से नहीं पूछ पाएगा, अगर पूछेगा तो पढ़ाएगा कब, ठीक है, तब तक उसका टाइम निकल जाएगा। 7वां पॉइंट देखें। 7वां पॉइंट कह रहे हैं अनुसूचित शिक्षण विधियाँ। यदि पढ़ाने का तरीका रोचक ना हो तो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ाने का तरीका अगर शिक्षक का रोचक ना हो, यानी इंटरेस्टेड ना हो, बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो, तो बच्चे उसे नहीं सीख पाते, उसमें पढ़ने में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। नोट्स में आपको सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट, ये क्वेश्चन मिल जाएगी, ये PDF मिल जाएगी, तो आप नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। नोट्स खरीद लो, अभी तक नहीं खरीदे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। क्लास को लाइक करो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं भैया, आप लाइक करोगे तभी तो हमें लगेगा कि आप क्लासेस देख रहे हो, क्लास को पसंद कर रहे हो, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो पहले भी आ चुके हैं, और ये सारे के सारे हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2026 वाले एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी कि जो शिशु होता है यानी बच्चा होता है, शिशु शिक्षा यानी बच्चे की जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कि जो शिशु है यानी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है उसमें शिक्षक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, एक शिशु बच्चे के लिए। तो उसी में यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के माध्यम से धैर्यवान, बच्चे को बार बार समझाने की क्षमता रखता हो। यानी कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए शिशु शिक्षा देने वाला, यानी कि छोटे बच्चों को शिक्षा देने वाला शिक्षक कैसा होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। यानी बच्चों को बार बार समझाने की क्षमता रखता हो, ठीक है। यानी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, जब तक बच्चे की समझ नहीं आ रहा तब तक समझाने वाला क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए कि एक बार में पढ़ा दिया, जिसको समझ में आ गया, नहीं आया तो चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेम पूर्ण व स्नेही, बच्चों के साथ प्यार और अपनापन से व्यवहार करता हो। यानी कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रेम पूर्ण व स्नेही होना चाहिए। यानी बच्चों के साथ साथ वो अपनापन और व्यवहार करता हो, ठीक है। अपनापन यानी बच्चों को ऐसा लगे कि अपने ही घर में अपने ही लोग, अपने ही मतलब अपने ही जानते हैं, यानी माता पिता जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, वैसे ही शिक्षक को अपनापन दिखाना चाहिए, बच्चों के प्रति व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वो शिक्षक को अपना ही समझे और उसे शिक्षक से सीखने की इच्छा जताएं, ठीक है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, डर ना लगे शिक्षक से। तीसरा पॉइंट है रचनात्मक, क्रिएटिविटी, यानी कि नए नए तरीक़ों से पढ़ाने की कला रखता हो। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए, यानी बोरिंग शिक्षक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, नए नए तरीका रखने वाला होना चाहिए, यानी कि नए नए तरीक़ों से पढ़ाने की कला आनी चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें, रुचि ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखें, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान यानी कि बच्चों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझता हो, ठीक है। एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए बच्चों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझता हो। सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इसी बात पे क्लास को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखें, खेल खेल में शिक्षा देने वाला, यानी पढ़ाई को रोचक और आनंददायक बनाने वाला शिक्षक होना चाहिए, खेल खेल में शिक्षा देने वाला होना चाहिए। छठा सहानुभूतिपूर्ण, यानी बच्चों की समस्याओं को समझकर सहायता करता हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण वाला। और 7वां प्रेरक, यानी कि मोटिवेटर होना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए, ताकि बच्चे को एकदम मोटिवेट्स करने वाला शिक्षक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है एक अच्छे शिक्षक के शिशु के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें, बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, और बच्चे जुड़ सकें, क्लास को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय यानी कि स्कूल, इसे शाला भी बोलते हैं। तो विद्यालय की क्या क्या कौन सी आवश्यकता होती है और उसका महत्व क्या होता है, इन पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले हम आवश्यकता की बात करेंगे
तो आवश्यकता में देखेंगे हम आवश्यकता, ठीक है। विद्यालय की आवश्यकता यानी स्कूल की आवश्यकता। बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? विद्यालय की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अनुशासन और नियम सिखाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विद्यालय की होती है, विद्यालय की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। इसमें आप और भी अपने अकॉर्डिंग पॉइंट जोड़ सकते हैं कि विद्यालय की कौन कौन सी आवश्यकताएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। अब इसके विद्यालय के महत्व के बारे में बात करेंगे, तो विद्यालय का महत्व देखेंगे, ठीक है। महत्व की बात करेंगे, अभी हमने आवश्यकता की बात करी, अब महत्व की बात करेंगे। यानी ज्ञान प्राप्ति, विद्यालय में क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति होती है। पढ़ना लिखाना और विभिन्न विषयों का ज्ञान मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ये विद्यालय यानी स्कूल में मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, बच्चे का व्यक्तित्व विकास कहाँ होता है? विद्यालय में होता है, ठीक है। तो एक ये भी महत्व है। इसमें आत्मविश्वास, सोचने और बोलने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, सामाजिक विकास। इसमें मिलजुल कर रहना और सहयोग करना सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं? तो ये भी महत्व है विद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अच्छे नागरिक बनना। जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होता है, कहाँ पे होता है? ये विद्यालय के अंदर, ठीक है। भविष्य निर्माण यानी आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए आधार तैयार करता है। कौन करता है? विद्यालय करता है, ठीक है। तो ये विद्यालय के क्या है? महत्व है। ये 5 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया है विद्यालय का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनमें अपने शब्दों का भी प्रयोग करें। आप इनमें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ें और एक्स्ट्रा शब्द जोड़ें, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम शॉर्ट में करा रहे हैं आपको समझाने के लिए, कम समय में आप इसे समझ सकें। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम लिखिए। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम आपको लिखनी है। तो प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख क्या होता है ये आप जानेंगे, ठीक है। तो इसकी कौन कौन से नियम है आप इसे समझेंगे। प्रभावशाली और सूचनात्मक अभिलेख, ठीक है। तो इनके पॉइंट के माध्यम से ही जानेंगे। सरल और स्पष्ट भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। अभिलेख ऐसा हो जिसे हर कोई आसानी से समझ सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सत्य और तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सभी विवरण सही और प्रामाणिक होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देखें, संक्षिप्त लेकिन पूर्ण होना चाहिए। आवश्यक जानकारी पूरी हो, अनावश्यक बातें ना हो, ठीक है। आवश्यक जानकारी हो, अनावश्यक जानकारी ना हो, यानी कि बिना काम की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखें, समय पर लेखन, यानी कि अभिलेख समय पर तैयार किया जाना चाहिए। निष्पक्षता, यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी जानकारी क्रमबद्ध और साफ सुथरी होनी चाहिए। और सातवां है आपका उद्देश्यपूर्ण, यानी अभिलेख का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो ये पॉइंट है आपके 7 पॉइंट के माध्यम से आप इसे समझें और अच्छे से इसे 1-2 बार क्लास को देखें और अच्छे से पढ़ें। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम है जी। आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो पहले भी डीएलएड में आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पाठचर्या की विशेषता लिखिए। पाठचर्या की विशेषता, पाठचर्या की विशेषता लिखिए। तो पाठचर्या की कौन कौन सी विशेषताएँ वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे सरल और आसान भाषा का प्रयोग करते हुए। पहली जो विशेषता है वो उद्देश्य आधारित है, ठीक है। पाठचर्या की विशेषता कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य आधारित होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है बालक केंद्रित, बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार होती है। और पाठचर्या कैसी होती है? बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार होती है। तीसरा पॉइंट देखें, समग्र विकास पर बल देती है, ठीक है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करती है, ठीक है। पाठचर्या जीवनोपयोगी, यानी कि जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? पाठचर्या। तो ये पाठचर्या की विशेषताएं जो हम आपको बता रहे हैं। और देखें हमने बहुत सारी विशेषताएं देख रखी हैं। लचीली, यानी फ्लेक्सिबल, समय और परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकती है, ऐसी होनी चाहिए पाठचर्या। अनुभव आधारित होनी चाहिए, यानी गतिविधियों और अनुभव से सीखने पर बल देती हो, यानी गतिविधियों और अनुभव से सीखने पर क्या देती हो? बल देती हो। 7 क्रमबद्ध होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, यानी सरल से कठिन क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। और मूल्यांकन आधारित, यानी सीखने की प्रगति की जांच की जाती हो, ठीक है। ये
पाठचर्या की आपकी विशेषताएं। अब पाठचर्या विकास के सिद्धांत देखेंगे, पाठचर्या विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पाठचर्या विकास के सिद्धांत की बात करें तो इसमें उद्देश्य का सिद्धांत होना चाहिए, यानी पाठचर्या के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पाठचर्या के उद्देश्य कैसे होने चाहिए? स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखें, बालक केंद्रित सिद्धांत, इसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार हो। और तीसरा पॉइंट देखें, अनुभव का सिद्धांत, यानी सीखने के लिए गतिविधि और अनुभव के अवसर हों। जीवन उपयोगिता के सिद्धांत में, यानी शिक्षा जीवन में उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। सरल से कठिन का सिद्धांत, इसमें विषय वस्तु क्रमबद्धित होनी चाहिए, ठीक है, क्रमबद्ध क्रम से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, इसमें समाज के मूल्यों और ज़रूरतों को शामिल करना चाहिए। लचीलापन का सिद्धांत, यानी समय के अनुसार परिवर्तन संभव हो। और समन्वय का सिद्धांत में आप लिखेंगे सभी विषयों में आपसी संबंध हो। और 90 पॉइंट में देखें, निरंतर मूल्यांकन, यानी समय समय पर सुधार और जांच होनी चाहिए। तो ये आपके 9 पाठचर्या के 9 सिद्धांत हैं जो इनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं। क्लास को लाइक करो भाई, आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई योजना का अर्थ व विशेषता लिखिए। इकाई योजना का अर्थ और विशेषता आपको लिखनी है। तो इकाई योजना का अर्थ जानेंगे। इकाई योजना वह योजना है जिसमें किसी एक अध्याय या विषय को निश्चित समय में क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाने की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। इकाई योजना वो है जो जिसमें एक अध्याय लेते हैं, उसमें एक अध्याय विषय वस्तु को निश्चित समय, एक समय के अनुसार, यानी कि आपको 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है तो करना है क्रमबद्ध तरीके से। ऐसे नहीं आप कुछ भी पढ़ा रहे, क्रमबद्ध तरीके से सही ढंग से पढ़ाने की पूरी जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे इकाई योजना कहते हैं, ठीक है। जो शिक्षक आपकी क्लास में पढ़ाने जाते हैं वो पहले इकाई योजना बनाकर ही पढ़ाने जाते हैं, ठीक है। तो ये इकाई योजना का अर्थ है। और इकाई योजना की विशेषताएं देखेंगे, आप समझेंगे इकाई योजना की विशेषताओं से समझेंगे। पूर्व नियोजित, यानी कि शिक्षक पहले पूरी योजना तैयार करता है, ठीक है, तब जाके आपको क्लास में पढ़ाता है। पूर्व नियोजित में क्या लिखेंगे आप? शिक्षक पहले से पूरी योजना तैयार करता है। स्पष्ट उद्देश्य रहता है शिक्षक का, यानी प्रत्येक इकाई के सीखने के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। समयबद्ध, यानी अध्याय को निश्चित दिनों या समय में पूरा किया जाता है, यानी 1 घंटे में तो 1 घंटे में, यानी 2 दिन में तो 2 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्रमबद्धता, विषय वस्तु को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। और 5वां पॉइंट देखें, गतिविधि आधारित, यानी इसमें चार्ट, मॉडल, प्रयोग आदि शामिल होते हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग, इसमें सहायक सामग्री से सीखना प्रभावी होता है। मूल्यांकन शामिल की बात करें तो मूल्यांकन शामिल, यानी अंत में छात्रों की समझ की जांच की जाती है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इकाई योजना की बात की, अब हम पाठ योजना की बात करेंगे, ठीक है। पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखिए। पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत आपको लिखने हैं, तो आपको अच्छे से पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे, आपको समझना है सारे क्वेश्चन को और उत्तर को, ठीक है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाता है तो उत्तर जल्दी आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, आपको रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके उत्तर को समझना है। जैसे ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है तो आप लिख के आइएगा, ठीक है। क्लियर। तो पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखने हैं। तो पाठ योजना निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दें भाई, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो सभी जगह शेयर भी कर दें। और नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो, नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है भाई। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, सर हमें नोट्स लेने हैं, नोट्स ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, अच्छी परसेंटेज बनाओ, ठीक है। कम समय बचा है आपके पास, अच्छी तैयारी करनी है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर देनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ लो, अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और बात सीरीज बुक की बात करें तो भाई सीरीज बुक में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसे कम समय में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप नोट्स खरीद लें, नोट्स को पढ़ें, ठीक है, और क्लासेस देखें। तो हम बात कर रहे थे पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत की। तो इसमें आपको
पॉइंट के माध्यम से समझना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए पाठ योजना का, ठीक है, जिसमें पाठ पढ़ाने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है, ठीक है। पाठ पढ़ाने से पहले एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एक शिक्षक का, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है। जैसे कि आप क्लास में गए तो आपको पहले ही से ही तैयार करके ले जाना है कि मुझे इतना पढ़ाना है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाल केंद्रिता, यानी बच्चों की रुचि, स्तर और आवश्यकता के अनुसार योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं मैं ये पढ़ा दूंगा, आप मुझ पे ये आता है, लेकिन ये नहीं करना है आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को क्या समझना है। बच्चों मतलब कितनी एज के बच्चे हैं, किस क्लास में आप जा रहे हैं, उसी क्लास के अकॉर्डिंग आपको योजना तैयार करनी है पाठ पढ़ाने के लिए। और क्या पढ़ाना है, बच्चों की रुचि का ध्यान रखना है, बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना है, बच्चों के अनुसार ही आपको योजना बनानी है, ठीक है। तो बच्चों के बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर, नेक्स्ट पॉइंट देकर, सरल से कठिन का सिद्धांत। इसमें विषय वस्तु को आसान से कठिन क्रम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि सरल से कठिन का सिद्धांत, यानी आपको पहले सरल चीज़ें पढ़ानी ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आने लगे, धीरे धीरे हार्ड लेवल बढ़ते जाना, यानी कठिन की तरफ बढ़ते जाना। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में आके बच्चों को पता ही नहीं है, आप कठिन चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें बोरिंग लगेगी आपकी क्लास, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। पहले आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएं बच्चों को जिनसे उन्हें समझ में आ सके, और धीरे धीरे आप कठिन का लेवल बढ़ाते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, सरल से कठिन की ओर। चौथा पॉइंट देखें, पूर्व ज्ञान का ध्यान, पूर्व ज्ञान का ध्यान, यानी बच्चों को पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखें, शिक्षण सामग्री का उपयोग करें, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का उपयोग करना चाहिए। छठा पॉइंट देखें, समय का उचित विभाजन, यानी कि हर गतिविधि के लिए योजना निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सक्रिय सहभागिता, यानी बच्चों को प्रश्न, चर्चा और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। आठवां पॉइंट देगा, पुनरावृत्ति व मूल्यांकन, अंत में सीखी हुई बातों की जांच और पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो आपको ये जांच करनी चाहिए कि आपने क्या सिखाया है उनको, ठीक है। उनकी पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए, यानी दोहराना भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी बालक के जो संवेगात्मक विकास है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कारकों का विवरण करना है, आपको वर्णन करना है कि कौन कौन से जो प्रभाव करने वाले कारक हैं जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो परिवार का वातावरण, ठीक है। परिवार का वातावरण, घर में प्रेम, सुरक्षा और सहयोग मिलने से बच्चा भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। झगड़े या उपेक्षा से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, माता पिता का व्यवहार, माता पिता का स्नेह, अनुशासन और मार्गदर्शन बच्चे की भावनाओं का सही दिशा देता है, बच्चों की भावनाओं को सही दिशा देता है। तीसरा पॉइंट देखें, विद्यालय का वातावरण, इसमें शिक्षक का व्यवहार, सहपाठियों के साथ संबंध और स्कूल का माहौल भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पीयर्स यानी कि मित्र समूह, इसमें अच्छे मित्र का सहयोग, आत्मविश्वास और सामाजिक भावनाएं बढ़ती हैं। गलत संगति से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके मित्र सही हैं तो आप पे सही प्रभाव पड़ेगा, अगर आपके मित्र गलत हैं तो आप पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बच्चा सामान्यत और खुश और सक्रिय रहता है, जबकि बीमारी से चिड़चिड़ापन आ सकता है बच्चे में, ठीक है, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव कैसा रहता है बच्चे के ऊपर। तो समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य बच्चों के भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आर्थिक स्थिति, आर्थिक कठिनाइयों से तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आठवां पॉइंट देखें, मीडिया और तकनीक यानी टीवी, मोबाइल आदि का प्रभाव बच्चों के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है, ठीक है, क्लियर। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये सारे सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लास के नोट्स हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे अगर आपने नोट्स परचेस कर रखे हैं तो, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लो सभी स्टूडेंट, 72 40 28
7281, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 724028 7281, 724028 7281। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नोट्स में। और ये क्लासेस आप देख रहे हैं, ये क्लासेस को कम से कम 2-3 बार देखें और नोट्स पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामवेगिक बुद्धि क्या है। सामवेगिक बुद्धि क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे सामवेगिक बुद्धि का अर्थ जानेंगे। सामवेगिक बुद्धि अर्थ क्या होती है, ठीक है। सामवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ जानेंगे। सामवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, नियंत्रित करता है और उचित तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। ये सामवेगिक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है। सामवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, यानी दूसरे का दुख को आप समझ सकते हैं, दूसरे की खुशी को आप समझते हैं। तो ये क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि सामवेगिक बुद्धि है, ठीक है। और आप नियंत्रित कर लेते हैं अपने दुख पर, अपनी खुशी पर, उचित तरीके से व्यक्त करते हैं किसी के सामने। तो ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अब इसके सामवेगिक बुद्धि के तत्व जानेंगे। कौन कौन से तत्व हैं इसके। सामवेगिक बुद्धि के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। उदाहरण के तौर पे देखें, गुस्सा आने पर यह समझना कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है। गुस्सा आने पर यह समझना कि मैं गुस्से में हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, आत्म जागरूकता हो जाएगी, यानी अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, ठीक है, क्लियर। दूसरा आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। आपको अपनी भावनाओं की नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलना, ठीक है। गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलना। आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से में कुछ गलत ना बोलें, तो ये क्या हो जाएगी, आत्म नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना, यानी असफलता के बाद भी प्रयास करते रहना, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखें, सहानुभूति। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी किसी दुखी मित्र को सांत्वना देना, ठीक है, किसी दुखी मित्र को सांत्वना देना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता, सहयोग करना, मिलजुल कर काम करना, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने आपको करा दिया। आज ही क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ये हमने कराए थे सामवेगिक बुद्धि के तत्व हैं। आपको इनको पढ़ लेना है, 1-2 बार क्लास को देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। और इसमें आप अपनी तरफ से भी शब्द लिख सकते हैं जब एग्जाम कॉपी आप लिखेंगे तब, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आपने ये क्लास अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सभी जगह शेयर कर दें, ताकि और स्टूडेंट भी इसे देख पाएँ और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो आगे नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देख सकें और MPDLED की जानकारी सबसे पहले पा सकें, ठीक है। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपको कोई डाउट हो या क्लास कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में बताएं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप नोट्स परचेज़ कर लें। नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81।